Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 15th October 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about United Nations interim forces in Lebanon. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 International Relations point of view. करंट डेवलपमेंट समझने से पहले एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं अबाउट यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में। इन फोर्सेस के बारे में हमने मई महीने में न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा था। लेट्स रिवाइज अबाउट इट वंस अगेन एंड देन वी विल बी सीइंग द करंट कॉन्टेक्स्ट। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, ये फोर्सेस यूनाइटेड नेशंस द्वारा मेंटेन की जाती हैं, जिनका मेन काम होता है कि दो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट साइन हो जाता है, दो देश मान लीजिए आपस में वॉर कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद इफ दे हैव अराइव्ड एट एन एग्रीमेंट टू एंड द वॉर, तो उस एग्रीमेंट या उस पीस कमिटमेंट को इंश्योर कराने के लिए, इम्प्लीमेंट कराने के लिए फिर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को स्टेशन किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशंस कि ठीक है आप जाएं और इस बात को इंश्योर करें कि जो दोनों साइड्स ने कमिटमेंट किए हैं इन ऑर्डर टू एंड द वॉर, वो ऑन ग्राउंड फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। तो पीस ट्रांजिशन के लिए, पीस कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे एक बात तो तय होगी कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज आर नॉट ऑफेंसिव इन नेचर। उनका इस्तेमाल वॉर में या किसी अग्रेसिव जो वॉयलेटर ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, कोई देश मान लीजिए वायलेंस कर रहा है अगेंस्ट इट्स ओन सिटीजन, या कोई टेररिस्ट ग्रुप है उसके खिलाफ काउंटर टेरर ऑपरेशंस, इस तरीके से यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर यूनाइटेड नेशंस को अगर मान लीजिए कोई ऑफेंसिव एक्शन करना भी है अगेंस्ट सम वॉयलेटर ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म, तो उस केस में यूनाइटेड नेशंस अपने मेंबर कंट्रीज को रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने अपने ट्रूप्स को कंट्रीब्यूट करें ताकि एक ऑफेंसिव फोर्स बनाई जा सके। अदरवाइज यूनाइटेड नेशंस डू नॉट हैव अ परमानेंट ऑफेंसिव फोर्स, बट इट हैज पीस कीपिंग फोर्स, जिसका काम मैंने आपको बताया पीस कमिटमेंट्स को इंश्योर कराना दैट दे आर गेटिंग फुलफिल्ड ऑन ग्राउंड। ये उनका मेन काम होता है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि यूएन पीस कीपिंग जो फोर्सेस होते हैं उनके काम करने के लिए कंसेंट ऑफ पार्टीज इंपॉर्टेंट है। दोनों जो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं, एक बार जब वो अग्री कर जाएं तभी जाकर के यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को फिर स्टेशन किया जाता है। इम्पार्शियल तरीके से काम करते हैं, मतलब इनका काम किसी एक पार्टी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करना, फेवर करना नहीं होता है। दे आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रांसपेरेंट मैनर, and they are mandated not to use weapon in general until and unless the matter is of self defense। तो सेल्फ डिफेंस में वेपन का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज इनका काम वेपन का इस्तेमाल करना है नहीं, क्योंकि ऑफेंसिव फोर्सेस तो है नहीं। यूएन के जितने भी पीस कीपिंग मिशंस होते हैं कि कहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स को स्टेशन करना है इन ऑर्डर टू सी द फुलफिलमेंट ऑफ पीस कमिटमेंट्स, ये सारे पीस कीपिंग मिशंस अल्टीमेटली यूनाइटेड नेशंस की जो सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, वही ऑथराइज करती है। यूएन पीस कीपर्स को ब्लू बेरेट्स या ब्लू हेलमेट्स भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द लाइट ब्लू बेरेट्स या हेलमेट्स दे पुट ऑन एज पार्ट ऑफ देयर यूनिफॉर्म। अब करंट कॉन्टेक्स्ट की तरफ थोड़ा आते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस ने एक पीस कीपिंग मिशन स्टेशन करा हुआ है इन द सदर्न रीजन ऑफ लेबनान। यहाँ पे एक पीस कीपिंग मिशन को इंस्टॉल किया हुआ है यूनाइटेड नेशन की जो प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। लेबनान और इजराइल के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ था 1970s में। उस कन्फ्लिक्ट में इजराइल ने कुछ एक हिस्सा लेबनान का अक्वायर कर लिया था। तो उसके बाद दोनों साइड्स ने ट्रूस एग्रीमेंट साइन किया। उसी ट्रूस एग्रीमेंट को फुलफिल करवाने के लिए ऑन ग्राउंड फिर यूनाइटेड नेशन ने एक पीस कीपिंग मिशन विद द नेम यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान UNIFIL को स्टेशन किया इन द सदर्न रीजन ऑफ लेबनान। और अगर आप मैंडेट देखें UNIFIL का, यानी कि इसको क्या जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो देखा जाए तो दैट इज टू ओवरसी द इजरायली विड्रॉल फ्रॉम लेबनान। तो जिन जिन एरियाज में इसराइल ने लेबनान की टेरिटरी को अक्वायर कर रखा है, वहां से इसराइल धीरे धीरे विड्रॉ बैक कर ले।
That is the first duty of UNIFIL stationed in the southern region of Lebanon. और दूसरा है to restore peace and security in this region and prevent hostility between the two sides, Israel and Lebanon. ये मेन काम है UNIFIL का, जो स्टेशनड है इन द सदर्न रीजन ऑफ लेबनान. अब करंट डेवलपमेंट देखते हैं. तो करंट डेवलपमेंट देखने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू ट्राई टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस. मैंने आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस में कराया है 1-2 महीने पहले. वेस्ट एशिया में देयर आर 3 मेजर पावर्स, इजराइल, सऊदी अरबिया एंड ईरान. और इजराइल और ईरान के बीच में हाल फिलहाल में हॉस्टिलिटी काफी बढ़ी हुई है. इजराइल जो है वो हमास पे तो अटैक कर ही रहा था पिछले साल से लगातार इन द गाजा रीजन. अब हमास जिसने पहले अटैक किया था इन अक्टूबर, अर्ली अक्टूबर 2023 ऑन इजराइल, कई सारे हॉस्टेजेस भी बना लिए थे हमास ने. इट्स अ मिलिटेंट ग्रुप वेरी एक्टिव इन गाजा रीजन. हमास मिलिटेंट एंड पॉलिटिकल यूनिट वेरी एक्टिव इन गाजा रीजन, हमास. तो हमास और इजराइल के बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ लास्ट ईयर अक्टूबर में. फिर हमास को सपोर्ट दिया ईरान ने बिकॉज ऑफ इट्स इस्लामिक बैकग्राउंड एंड एंटी इजराइल स्टैंस के कारण ईरान ने हमास को सपोर्ट करना शुरू किया. तो धीरे धीरे इजराइल टर्न्ड एंटी ईरान ऑल्सो. वो पहले से एंटी ईरान तो है ही, फिर ईरान के अगेंस्ट इजराइल ने अपनी हॉस्टिलिटी बढ़ा दी. कुछ एयर अटैक्स हुए, ड्रोन अटैक्स हुए, साइबर अटैक्स हुए ईरान के अगेंस्ट इजराइल द्वारा. फिर ईरान ने एक ग्रुप सा बना रखा है वेस्ट एशिया में जिसको कहा जाता है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस. उस ग्रुप में ईरान तो है ही, उसके ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स तो हैं ही, यानी कि उनकी आर्मी तो है ही. साथ ही साथ लेबनान के अंदर एक एक्टिव मिलिटेंट ग्रुप है हिजबुल्ला. गाजा के अंदर जो हमास मिलिटेंट ग्रुप है वो. उसके अलावा आप कह सकते हैं येमेन के अंदर जो हूतीज हैं. हमने एक दिन अरब स्प्रिंग के बारे में पढ़ा था, तो वहां हमने हूतीज सियास के बारे में देखा था, विच हु आर इंसर्जेंट ग्रुप्स फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ येमेन. तो हूतीज प्लस हमास, हूतीज इन येमेन, हमास इन गाजा and Hezbollah in Lebanon. These are main components of Iran's axis of resistance created against Israel. और हाल फिलहाल में ये सारे मिल करके इजराइल को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं. इसकी शुरुआत हुई थी पिछले साल जब गाजा रीजन से अटैक हुआ इजराइल के ऊपर, और फिर इजराइल ने लगातार बॉम्बिंग करनी शुरू की इन द गाजा रीजन अगेंस्ट द हमास मिलिटेंट्स. तो अब ये जो मामला है धीरे धीरे एकदम रीजनल कन्फ्लिक्ट से बढ़ करके सब रीजनल कन्फ्लिक्ट में बनता जा रहा है, पूरे वेस्ट एशिया में फैलता जा रहा है, जहां पे ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है इट इज गेटिंग एक्टिव अगेंस्ट इजराइल. और उसमें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो ईरान की है उसमें लेबनान का हिजबुल्ला ग्रुप भी है. तो हिजबुल्ला के अगेंस्ट लगातार, हिजबुल्ला मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट लगातार इजरायली फोर्सेस अटैक कर रहे हैं. तो पिछले महीने हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी देखा था कि पेजर अटैक हुए, जिसमें पेजर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसमें टैंपरिंग कर दी इजराइल ने, जिस कारण से पेजर्स एक्सप्लोड हो रहे थे, सोलर इक्विपमेंट्स एक्सप्लोड हो रहे थे, लीडिंग टू डेथ ऑफ मेनी हिजबुल्ला कैडेट्स. इनफैक्ट द चीफ ऑफ हिजबुल्ला विथ आई थिंक नेम शेख हसन नसरल्ला वाज आल्सो किल्ड. तो हिजबुल्ला और इजरायली फोर्सेस के बीच में, हिजबुल्ला मिलिटेंट और इजरायली फोर्सेस के बीच में लगातार कन्फ्लिक्ट हाल फिलहाल में बढ़ गया है. अब हिजबुल्ला ग्रुप जो है इस एरिया में एक्टिव है और इजरायली फोर्सेस लगातार हिजबुल्ला ग्रुप के अगेंस्ट अटैक कर रहे हैं, एयर अटैक्स, उसके अलावा ड्रोन बेस्ड अटैक्स हो रहे हैं. अब यहां तक तो चलिए कन्फ्लिक्ट की तरह देखा जा सकता है बिटवीन द टू साइड्स, एंड रीजनल कन्फ्लिक्ट या इंटरनल कन्फ्लिक्ट टर्निंग आउट टू बी अ सब रीजनल कन्फ्लिक्ट उसकी तरह देखा जा सकता है. बट द प्रॉब्लम इज कि रिसेंटली इजरायली फोर्सेज हैव अटैक्ड UNIFIL also, United Nations Interim Forces in Lebanon also. That is a matter of concern. ये तो पीस कीपिंग फोर्स हैं, वहां पे उनको पीस बहाल करने के लिए, रीइंस्टेट करने के लिए भेजा गया है. इजरायली फोर्सेस व्हाई दे आर अटैकिंग ऑन
UNIFIL, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। UNIFIL में दुनिया के अलग अलग देशों के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको कंबाइंड तरीके से वहाँ भेजा गया। इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है UNIFIL में वो है फ्रॉम इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के कुछ सोल्जर्स, इंडोनेशियन आर्मी के कुछ सोल्जर्स हु आर सर्विंग एट यूनाइटेड नेशन under UNIFIL, they have been injured because of attack by Israeli forces, which is a matter of concern. अब आपसे सवाल जो पूछा जाएगा प्रीलिम्स में वो इस एरिया के मैपिंग से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो एक बार जरा इस एरिया की मैपिंग को देख लीजिए। हो सकता है हिजबुल्लाह ग्रुप के बारे में भी पूछ ले, मैपिंग के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो UNIFIL के बारे में भी पूछा जा सकता है। एक बार मैपिंग देख लीजिए और इस मैपिंग के बेसिस पे मैंने ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। ये जो प्राइज इस साल दिया गया है, जिस एरियाज में थीसिस पब्लिश करने के लिए जो प्राइज दिया गया इस साल का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, ये एरिया ऑफ डिस्कशन काफी सिग्निफिकेंट है। इसका इस्तेमाल एसे राइटिंग में हो सकता है, बाकी इकोनॉमिक्स के आंसर राइटिंग में हो सकता है। PSIR स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए भी काफी यूजफुल है, क्योंकि कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स करके एक टॉपिक है, वहां पे इस एरिया ये डिस्कशन जो अभी हम करने जा रहे हैं वो काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले करंट न्यूज देख लेते हैं। देखिए, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स करके जैसी कोई चीज होती है नहीं। हमने देखा नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर एंड नोबेल पीस प्राइज, ये 5 नोबेल प्राइज होते हैं मेन। बट उसी लाइन में एक और प्राइज दिया जाता है, सेवरेज रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, जिसको कॉमनली कह दिया जाता है, ऐसे फेमसली इट इज नोन एज नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, बट एसेंशियली ओरिजिनली इट इज नॉट नोबेल प्राइज। ठीक है, इट इज गिवन बाय रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस, इट इज नॉट एसेंशियली या ओरिजिनली नोबेल प्राइज, बट इसको हम लोग कह देते हैं, इसका रियल नाम है सेवरेज रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, विच इज पॉपुलरली नोन एज नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। इसके बारे में कल थोड़ा फिर से मैं चर्चा कर लूंगा कि ये प्राइज बाकी प्राइजेस की तुलना में अलग कैसे है। कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैं एक बार कैटेगराइज करके बता दूंगा कि कितने प्राइजेस को नोबेल प्राइज कहा जाता है, और ये नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, द सो कॉल्ड नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर नोबेल प्राइजेस। इट इज टेक्निकली नॉट अ नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज सिर्फ 5 फील्ड्स में दिया जाता है, ये अलग है, बट इसको पॉपुलरली कह देते हैं नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये बात तो आप समझ गए। कल एक बार फिर से इस पे चर्चा कर लेंगे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अभी आगे चलते हैं। साल 2024 का ये जो सेवरेज रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस है, इसको दिया गया है टू 3 इकोनॉमिस्ट्स, डारोन ए स्मोगलू, सिमोन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। अगेन आई विल से कि नाम आप भूल भी जाए चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन किस एरियाज में रिसर्च के लिए, किस एरियाज में थीसिस देने के लिए प्राइज दिया गया है, वो याद रखना ज्यादा जरूरी है। सो दीज 3 इकोनॉमिस्ट्स, दे हैव डन देयर रिसर्च एंड पब्लिश थीसिस मेनली ऑन द टॉपिक कि व्हाई सम nations are rich while other are poor. The topic that on which they have done research and that has won them this economic Nobel Prize, popularly known as economic Nobel Prize, वो टॉपिक है कि why some nations are rich, why some are poor, क्यों कुछ देश फेल होते हैं, क्यों कुछ देश प्रॉस्पेरिटी अचीव कर पाते हैं। तो देखते हैं इन्होंने क्या थीसिस को पुट फॉरवर्ड किया है, why some nations are rich while others are poor। देखिए, सालों सालों से over a year this has been major area of concern for economists and they have tried to explore answer from biology perspective कि शायद से जेनेटिकली कुछ एरिया के लोग जो हैं वो सुपीरियर हैं, या जोग्राफिकल लोकेशन की कहीं का वेदर पैटर्न ज़्यादा अच्छा है, क्लाइमेटिक जो कंडीशंस हैं वो ज़्यादा अच्छा है। तो ज्योग्राफी यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, या क्लाइमेट, या कल्चर, या बायोलॉजी,
क्या मेन फैक्टर है बिहाइंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया वाइल इकोनॉमिक डेप्रिवेशन या बैकवर्डनेस ऑफ पीपल इन सम अदर एरिया? उसके पीछे वहाँ की डीएनए जिम्मेदार है, ज्योग्राफी जिम्मेदार है, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, क्लाइमेट है, कल्चर है, क्या रिस्पॉन्सिबल है? इसको लेकर के बहुत सारा रिसर्च, डिबेट, डिस्कशन, डिस्कोर्स चलता रहा है। इन तीन लोगों ने over a period of time, after doing several studies, they have put forward a thesis where they have argued कि it is the institutions, social institutions, जैसे कि समाज में अलग अलग त्योहार मनाने का तरीका, समाज में लोग एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, फैमिली, अदरवाइज उसके अलावा एक सोसाइटी में लोग कैसे एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की किस तरीके के इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लोगों के पास अवेलेबल हैं, किस तरीके से लोगों के पास कैपिटल जनरेट करने की अपॉर्चुनिटीज आते हैं, किस तरीके से वो बिजनेस कर पाते हैं, किस तरीके से वो अलग अलग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जैसे कि सर्विसेज, जॉब्स कर पाते हैं या पा पाते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में उनका कितना रोल है, कितना उनके पास एक्सेसिबिलिटी है इन द पॉलिटिकल कॉरिडोर्स, इलेक्शन लड़ सकते हैं कि नहीं, लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं, जो लॉ बनती हैं बाय डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वो लोगों को उनके राइट्स कितना इंश्योर कराती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कलेक्टिवली वुड बी नोन एज इंस्टीट्यूशंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस that will include religious institutions also, family also, economic institutions that will include business houses, that will include a resource, that will include banks who ensure credit availability to the people, political institutions that will include courts, legislative bodies, executive bodies and all. ये institutions कितना inclusive तरीके से काम कर रहे हैं, कितना वो लोगों का ध्यान रख रहे हैं, उनके साथ कितना फेयर तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तय करती हैं किसी भी देश के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का। अगर ये इंस्टीट्यूशंस एज पर दीज थ्री इकोनॉमिस्ट्स, इफ दीज इंस्टीट्यूशंस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर इंक्लूसिव इन नेचर, यानी कि सबकी ज़रूरतों का ध्यान देती हैं, तो फिर धीरे धीरे वो रीजन जो है वो इकोनॉमिकली डेवलप हो जाएगा। लेकिन इफ दे आर एक्सट्रैक्टिव इन नेचर, तो धीरे धीरे वो एरिया बैकवर्ड होने लगेगा। तो साल 2013 में इन इकोनॉमिस्ट ने एक बुक पब्लिश की, इनमें से दो लोग हैं, एक मॉगलो एंड रॉबिन्सन, इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, व्हाई नेशंस फेल, द ओरिजिन्स ऑफ पावर, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी। तो पावर, प्रॉस्पेरिटी और पॉवर्टी सबके पीछे कारण एक ही है, एज पर दीज इकोनॉमिस्ट, इंस्टीट्यूशंस। इफ इंस्टीट्यूशंस आर गुड, इंक्लूसिव, देन the economy will be prosperous. If they are extractive, then economy will face poverty. तो institutions, चाहे वो social institutions हो, economic institutions हो या political institutions हो, they could be broadly categorized into two parts. इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस के अंदर जैसे कि मान लीजिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात की जाए, कोर्ट्स की, इफ दे इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स इन फेयर मैनर, दो पार्टीज के बीच में अगर कोई अग्रीमेंट साइन हुआ है तो कोर्ट बिना बायसनेस के उस अग्रीमेंट को इन्फोर्स कराए। पॉलिटिकल सिस्टम जो है, यानी कि लेजिस्लेटिव बॉडी जो है या एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, वो लोगों के अधिकारों को प्रॉपर प्रोटेक्शन दे। फाइनेंशियल सिस्टम जो है, बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या बिजनेस हाउसेज, इफ दे आर फेयर, दे इंश्योर accessibility to credit and capital without any biasness. अदरवाइज क्या होता है, जो रिच परिवार के लोग हैं उनको नेचुरली एडवांटेज दिया जाता है, बैंक्स भी उनको आसानी से कैपिटल अवेलेबल करा देते हैं। जो गरीब परिवार से लोग अगर उनको बिजनेस करना भी है तो उनके लिए वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, इफ देयर इज फेयर सिस्टम, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि वो समाज ग्रो करने लगेगा। जिस समाज में वाकई तौर पे डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, प्रोटेक्शन टू द प्रॉपर्टी राइट्स है, धीरे धीरे आप देखोगे कि वह समाज ग्रो करेगा। और ऐसे समाज के सारे इंस्टीट्यूशंस को कहा जाएगा इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस। उसका ठीक अपोजिट एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे देयर इज कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, देयर इज वाइड इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर, वेल्थ इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, सिविल राइट्स ऑफ पुअर पीपल आर नॉट fairly available.
पुअर इन्फोर्समेंट ऑफ सिविल राइट्स कह सकते हैं, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स है। मतलब आपने पैसा कमाया भी बट पुलिस इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर रही, तो आपके घर में चोरी हो गई, किसी ने आपसे जबरदस्ती छीन लिया, आपके घर में डकैती हो गई, लोग आपकी सारी संपत्ति उठा के ले गए, एंड नाउ यू आर मेकिंग रजिस्टरिंग ए कंप्लेंट, बट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो यूनिट्स हैं जैसे पुलिस एंड ऑल, दे आर नॉट वर्किंग इन राइट मैनर। ऐसे इंस्टीट्यूशंस को कहा जाएगा फॉरगेट अबाउट नॉट वर्किंग इन राइट मैनर, समटाइम्स दे एक्ट इन कोल्यूजन विद द क्रिमिनल्स। वो क्रिमिनल्स को पकड़ लेते हैं लेकिन उससे कुछ पैसा घूस खा लेते हैं, करप्शन, ब्राइबरी। अगर ये सारे फिनोमिना देखने को मिल रहे हैं तो फिर कहा जाएगा कि उस समाज में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक्सट्रैक्टिव नेचर के हैं, और एक्सट्रैक्टिव नेचर का जब इंस्टीट्यूशन होता है तो धीरे धीरे वो पूरा का पूरा समाज जो है वो बैकवर्ड होने लगता है। इसके पीछे इन्होंने लॉजिक भी दिया है कि देखिए, अगर इंस्टीट्यूशंस इंक्लूसिव होते हैं तो लोग जो हैं वहां के, दे आर कन्विंस्ड कि इफ दे वर्क हार्ड एंड क्रिएट वेल्थ, तो दैट वेल्थ इज नॉट गोइंग टू बी टेकन अवे बाय एनीवन बाय फोर्स। और पुलिस है, पूरा का पूरा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, कोर्ट है हमारे वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो अगर मैं हार्ड वर्क करता हूं एंड इफ आई क्रिएट वेल्थ, then that wealth will help me to have a good life for myself as well as for my generations to come, and that motivates an individual to work hard and create wealth। और इस तरीके से हर एक इंडिविजुअल जब मोटिवेटेड रहता है टू वर्क हार्ड एंड क्रिएट वेल्थ, तो फिर लॉन्ग रन में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो आनी ही आनी है। बट अगर एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जहां आप काम कर भी रहे हैं बट किसी ने फोर्सफुली आपसे पैसे छीन लिए, जहां पे समाज में डिसहार्मनी है, कन्फ्लिक्ट का माहौल है, उस वक्त आपको हमेशा ही डर लगा रहेगा कि अगर मैं कुछ पैसे कमाता भी हूं तो कहीं कोई मुझसे छीन ना ले। तो वहां पे आप जब सिक्योरिटी थ्रेट फील कर रहे हैं, आप मोटिवेटेड, वहां पे दो लेवल पे आप चैलेंज फेस करेंगे। एक तो चूंकि आप एक सिक्योरिटी थ्रेट फेस कर रहे हैं तो आप इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन आपकी फुल फ्लेजेड हो नहीं पाएगी, आप हमेशा डर डर के ही काम करोगे, लिमिटेड तरीके से काम करोगे, और मोटिवेशन भी थोड़ा कम होगा कि अगर मैंने हार्ड वर्क करके वेल्थ क्रिएट भी कर लिया तो दिस वेल्थ इज गोइंग टू बी एक्सट्रैक्टेड बाय समवन एल्स इन अ फोर्सफुल मैनर, सो व्हाई टू क्रिएट वेल्थ। सो समाज में जब डिसहार्मोनी होगी, कन्फ्लिक्ट होगा, जब पॉलिटिकल सिस्टम फेयर तरीके से काम नहीं करेंगे, वो जब अपना काम यानी कि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं कराएंगे इन फेयर मैनर, या पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करेगी, प्रोटेक्शन या सेफगार्ड नहीं देगी इन फेयर मैनर, तो फिर people would lose motivation to work hard, and if they don't work hard, then over a period of time there would be economic deprivation, general economic deprivation in that particular area, and economic development will stagnate। तो इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सोसाइटी लेवल पे, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल लेवल पे, तो एक सस्टेन्ड डेवलप्ड एंड प्रॉस्पेरस डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनती है। अगर ये सब चीज़ें ना हो, सोसाइटी, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो अनफेयर हो, एक्सट्रैक्टिव हो, तो धीरे धीरे वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो बैकवर्ड होने लगता है। दिस इज व्हाट हैज बीन सजेस्टेड बाय दीज थ्री इकोनॉमिस्ट की इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो सोशल इंस्टीट्यूशंस हो, धर्म को किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो कि लोगों का पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन कैसा है, या इंस्टीट्यूशंस उनके राइट्स को इंश्योर करा रही है कि नहीं करा रही है, सारी चीज़ें तय करेंगी कि वो समाज प्रॉस्पेरस होगा कि नहीं होगा। और अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रूफ करने के लिए इन तीन लोगों ने अलग अलग एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। तो दे हैव गिवन सिटी ऑफ नोगालिस को एज एन एग्जाम्पल कि ये जो सिटी ऑफ नोगालिस है दैट इज डिवाइडेड बिटवीन यूएस एंड मेक्सिको, ये बॉर्डर पे है बिल्कुल, इसका कुछ हिस्सा मेक्सिको में, कुछ हिस्सा अमेरिका में। जो अमेरिका वाला हिस्सा है वहां पे लोग काफी बेहतर जीवन बिता रहे हैं बिकॉज ऑफ बेटर इंस्टीट्यूशंस, एकोमोडेटिव एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस। वही मेक्सिको वाले साइड में पीपल आर हैविंग बैकवर्ड लाइफ, वल्नरेबल लाइफ। बात की जाए भारत की, तो कोलोनाइजेशन से पहले 1750s की अगर बात की जाए, ऐसा आर्ग्यू किया है इन नोबल लॉरेट्स ने। तो मैंने आपको जैसे कहा ना, बुक के नाम अगर आप याद कर पाओ तो एस्से में थोड़ा वो बेहतर इम्पैक्ट देगा, वैसे ही आप याद कर पाओ कि ये नोबल लॉरेट्स जिनको इकोनॉमिक्स में इस साल का नोबेल प्राइज मिला है, इन लोगों ने यूरोपियन कंट्रीज ने जो कोलोनाइजेशन किया था दुनिया भर के अलग अलग देशों को, मेनली एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज को, फ्रांस और यूके ने जो मेनली कोलोनाइजेशन किया था दुनिया भर के अलग अलग देशों को, वहां पे उन्होंने पैटर्न स्टडी किया है
under the heading The Colonial Origins of Comparative Development and Empirical Investigation. And this was first published in year 2001. तो उसमें इन्होंने अलग अलग कॉलोनीज को स्टडी किया है कि उनका ग्रोथ पैटर्न कैसा था बिफोर एंड आफ्टर कॉलोनाइजेशन। तो उसमें उन्होंने इंडिया को भी स्टडी किया है, और इस स्टडी में वो लोग कहते हैं कि बिफोर कॉलोनाइजेशन यानी कि मिड ऑफ 18th सेंचुरी, अब बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर से पहले पहले, जब कॉलोनाइजेशन ऑफ ब्रिटिशर्स over India was yet to happen. Britishers were in India but mainly as traders, but not as a colonial या imperialistic powers. उस टाइम की अगर बात की जाए, मिड ऑफ 18th सेंचुरी की बात की जाए, तो भारत की इकोनॉमी जो है वो अमेरिका की इकोनॉमी से ऊपर थी। यूएस की तुलना में इंडिया वाज डूइंग मच बेटर। ये देखिए, ये है भारत का शेयर इन इंटरनेशनल ट्रेड, इन इंटरनेशनल जीडीपी, यानी कि ओवरऑल अगर जीडीपी ले लिया जाए तो उसमें भारत का शेयर लगभग 22-23% था। अमेरिका उस टाइम में ना के बराबर, यूएस उस टाइम में, आई एम सो सॉरी, ये है यूएस। तो 1700 की बात की जाए, यस, तो यूएस उस टाइम में ना के बराबर उसका शेयर इन इंटरनेशनल या ओवरऑल जीडीपी। इससे ये पता चलता है कि इंडिया वाज मच मच प्रॉस्पेरस बिफोर कोलोनाइजेशन, क्योंकि उस टाइम में इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इंडिजिनस इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे सोशल इंस्टीट्यूशंस हो, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हो या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो, एंड दे वर नॉट एक्सट्रैक्टिव इन नेचर। जब भारत के लोग ही अपने लिए इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे तो काफ़ी हद तक इंक्लूसिव होगा। बट 1750 ऑनवर्ड्स, यानी कि मिड ऑफ 18th सेंचुरी ऑनवर्ड, भारत का शुरू हुआ कोलोनाइजेशन, और कोलोनाइजेशन का नतीजा ये हुआ कि इंडियन इकोनॉमी फास्ट तरीके से, स्टीप तरीके से डिक्लाइन करने लगी, और ये साफ साफ दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ इट्स शेयर इन ओवरऑल जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी। इंडिया शेयर इन global GDP in terms of percentage saw a steep decline post colonization. That is a clear indication कि once India was colonized and the social, economic and political institutions were transformed from inclusive to extractive, Indian economy जो है वो prosperous से, एक वक्त हमारे देश की इकोनॉमी कहा जाता था सोने की चिड़िया, तो prosperous से हम poverty की तरफ बढ़ने लगे, mainly because of colonization. तो इंक्लूसिवनेस से एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस लेड टू स्टीप डिक्लाइन। इसी थीसिस में ये लोग ये भी कहते हैं कि जो फर्स्ट और सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, जिसके बारे में हम लोग बेसिक इकोनॉमिक क्लास में भी चर्चा करते हैं, दीज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस मेनली बेनिफिटेड दोज इकोनॉमीज जहां पे इंस्टीट्यूशन जो है वो इंक्लूसिव नेचर के थे, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस एंड टू सम एक्सटेंट द यूएस। बट आप जब ऐसे लिख रहे हो तो आपको आर्ग्यूमेंट्स के अलावा काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी देने होते हैं। जो आइडिया है उसको आप खुद ही चैलेंज भी कर सकते हैं। तो हमारे फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, हमारे देश के भारत सरकार के फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम साहब, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे भारत सरकार के लिए फ्रॉम 2014 टू 2018, उन्होंने कहा है कि ये जो आइडिया है कि इंस्टीट्यूशंस एंड देयर इंक्लूसिवनेस determine prosperity of a nation, this narrative, this idea does not fit for India or China. बोलते हैं कि चाइना के institutions, they are not inclusive in nature, yet China has grown quite rich, while Indian institutions, they are much more inclusive as compared to China's. Despite that, our growth level has not been able to match that of China so far. तो अरविंद सुब्रमण्यन साहब का आर्गुमेंट आप लिख सकते हैं कि ये जो प्रॉस्पेरिटी एंड इंस्टीट्यूशंस के बीच का कोरिलेशन वाला थेसिस है, जिसके बेसिस पे इस साल का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स दिया गया है, दिस थेसिस डज नॉट फिट राइट इन केस ऑफ इंडिया एंड चाइना। इस डिस्कशन के बेसिस पे ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इन लाइट ऑफ द सेवरेज रिक्स बैंक प्राइजेज इन इकोनॉमिक साइंस, डिस्कस द रोल ऑफ इंक्लूसिव एंड एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन इन शेपिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ नेशंस। मैंने सवाल दिया है, आप अटेम्प्ट करें, और फिर चाहिए तो थोड़ा सा हिंट्स भी आप पढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर व्हाइट गुड्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम होता क्या है क्या ये?
भारत सरकार ये स्कीम साल 2020 में लेकर के आई थी। इसका मेन मकसद था हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक इम्पेटस देना या पुश देना, जिसके अंतर्गत अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आइडेंटिफाई किया गया और उनके लिए ये स्कीम अवेलेबल कराया गया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसमें कहा गया कि अगर कोई भी एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर सेक्टर को बिलोंग करता है विच हैज बीन आइडेंटिफाइड अंडर पीएलआई स्कीम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो फिर वो कंपनी अगर अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है तो जितना भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन वो इंक्रीज करेगा उसका 4 to 6% सरकार सब्सिडी के तौर पे देगी उस कंपनी को। मैं जानता हूं काफी कॉम्प्लेक्स हो गया मामला, बट मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। मान लीजिए कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो भारत सरकार लेकर के आई साल 2020 में, उसके अंतर्गत 14 अलग अलग सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया। उसमें से 12 इंपॉर्टेंट जो है उनके नाम मैंने यहाँ लिख करके दिए। उसमें से एक फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स भी हैं। मान लीजिए कि आपकी एक कंपनी है XYZ जो दवाइयां बनाती हैं, मेडिसिन या ड्रग्स बनाती हैं, और आपकी कंपनी 100 करोड़ की दवाइयां बनाती थी हर साल। अब चूंकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो पीएलआई स्कीम के अंतर्गत है, साल 2020 में स्कीम आया और आपकी कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो नाउ यू कैन रजिस्टर योर कंपनी अंडर पीएलआई स्कीम विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पीएलआई स्कीम में रजिस्टर करने से पहले आप 100 करोड़ का प्रोडक्शन करते थे हर साल। अब आप जितना भी प्रोडक्शन बढ़ाओगे, मान लीजिए कि अब आपने 100 करोड़ से प्रोडक्शन बढ़ा करके 150 करोड़ कर दिया, तो एक्स्ट्रा जो 50 करोड़ आपने प्रोडक्शन बढ़ाया है उस अमाउंट का 4 to 6% डिपेंडिंग अपॉन द सेक्टर, अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग है, किसी के लिए 4 है, किसी के लिए 5 है, किसी के लिए 6 है, तो डिपेंडिंग अपॉन सेक्टर सरकार उस कंपनी को सब्सिडी देगी। तो आपकी जो कंपनी थी XYZ अब 50 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रही है, तो मान लीजिए कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए 4% सब्सिडी का नियम है, तो 50 करोड़ का 4% कितना होता है? 2 करोड़ उस कंपनी XYZ को सब्सिडी के तौर पे मिलेगा। तो मैं अब सिंप्लीफाई करता हूं विद द होप कि अब आपको पीएलआई स्कीम समझ आएगा। पीएलआई स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भारत सरकार लेकर के आई साल 2020 में विद द एम ऑफ गिविंग बूस्ट टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को कहा गया वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो आइडेंटिफाई किए गए हैं अंडर पीएलआई स्कीम, इसके अंतर्गत अगर कोई कंपनी आती है तो उसके लिए ये स्कीम अवेलेबल है, जिसके अंतर्गत अगर वो कंपनी अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है विथ रिस्पेक्ट टू द अर्लियर वन, पीएलआई स्कीम में रजिस्टर होने से पहले जो प्रोडक्शन लेवल था उसके इनरोल होने के बाद अगर प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करती है, तो जितना भी आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं उसका 4 to 6% उस कंपनी को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो अंडर पीएलआई स्कीम कंपनीज दैट सेट अप न्यू यूनिट और एक्सपैंड इट्स प्रेजेंट यूनिट्स वुड गेट इंसेंटिव ऑफ अबाउट 4 to 6% on incremental sales for the goods made in India. So this scheme has been brought in order to give boost to manufacturing sector. इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है। तो हुआ क्या कि अब आप देख तो रहे हो कि व्हाइट गुड्स इंडस्ट्रीज जो हैं दे आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस पीएलआई स्कीम। व्हाइट गुड्स इंडस्ट्रीज कौन होते हैं? वो इंडस्ट्रीज जो लार्ज हाउस होल्ड अप्लायंसेज जैसे कि एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स बनाते हैं, इनको व्हाइट गुड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ट्रेडिशनली इनका जो फिनिश होता है, कलर जो होता है वो व्हाइट कलर का हुआ करता था, तो इसीलिए इनको कह दिया गया व्हाइट गुड्स इंडस्ट्री। बट आजकल तो ये अलग अलग कलर के भी आते हैं, रेड कलर के भी आते हैं, अलग अलग कलर के आते हैं, बट नाम आज भी वही कंटिन्यू है। वी स्टिल रिटेन द सेम नेम व्हाइट गुड्स। But white good industry includes household appliances like air conditioners, refrigerators, washing machines, dryer, dishwashers, etc. तो white good industry is part of PLI scheme. अब उसके अंतर्गत डाइकिन, वोल्टास, ब्लू स्टार जैसी कंपनी आती हैं जो एसी बनाती हैं। तो इन्होंने हाल फिलहाल में भारत सरकार के साथ रजिस्टर कराया है अपने आप को अंडर पीएलआई स्कीम।
जुलाई महीने में भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम में कंपनियों को अपने आप को रजिस्टर कराने का तीसरी बार मौका दिया। तो थर्ड विंडो अंडर पीएलआई scheme was opened in the month of July 2024, and using that window 38 companies including AC companies like Daikin, Voltas and Blue Star have registered themselves under PLI scheme with Government of India. This news is not important, yet I covered this news for two reasons. PLI scheme के बारे में आपको बता सकूं ताकि कभी भी अगर सवाल आ जाए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए भारत सरकार क्या स्टेप्स ले रही है, तो आप एक कम से कम आपको पीएलआई स्कीम तो याद हो ही, आत्मनिर्भर भारत अभियान इनिशिएटिव है, मेक इन इंडिया है, ये सब आपको याद आ जाए। और दूसरा, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको व्हाइट गुड्स इंडस्ट्रीज के बारे में बता सकूं। व्हाइट गुड्स इंडस्ट्रीज के बेसिस पे मैंने ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम इन असम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। वेटलैंड्स क्या होते हैं? देखिए, जो वाटर बॉडीज, जो एक बड़े वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर या पॉन्ड और टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम लैंड के ट्रांजिशन में जो वाटर बॉडीज होते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत मडी एरिया हो गया, सॉगी एरिया हो गया, उन सबको कहा जाता है वेटलैंड्स। तो वेटलैंड्स एक्ट एज नेचुरल बफर बिटवीन फ्लड प्रोन एरियाज और या फॉर फ्लड प्रोन एरियाज। यानी कि मान लीजिए कि ये रिवर है, ब्रह्मपुत्र नदी है, और यहाँ पे फिर एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, बीच में जो वेटलैंड्स होते हैं वो बफर की तरह काम करते हैं। एक्सेसिव वाटर अगर आया भी फ्लड के टाइम में तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं वेटलैंड्स। वेटलैंड्स अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग एज ए नेचुरल बफर फॉर फ्लड प्रोन एरियाज, जिससे वो फ्लड प्रोन एरियाज को एक्सेसिव डैमेजिंग फ्लड से बचा सकें, तो अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग एज natural buffer for flood prone areas, they also act as filter for ground water। तो ये जो wetlands हैं, यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो इनके थ्रू फिल्टर हो करके, I'm so sorry, ये देखिए, ये है सरफेस वाटर। तो ये वेटलैंड्स में क्या होता है? सरफेस वाटर। वेटलैंड में होता है सरफेस वाटर, और ये है ग्राउंड वाटर। तो वेटलैंड्स क्या करते हैं? इस सरफेस वाटर को फिल्टर कर करके, क्लीन करके, उनकी इम्प्योरिटीज को रिमूव करके, प्लास्टिक वगैरह जो भी हैं उनको रिमूव करने के बाद वाटर को रिचार्ज करता है इन द ग्राउंड वाटर। तो ये है सरफेस वाटर। तो वेटलैंड्स आर मेनली कंप्राइजिंग ऑफ सरफेस वाटर, एंड देन वेटलैंड्स एक्ट एज फिल्टर एंड दे फिल्टर अवे ऑल द इम्प्योरिटीज, एंड देन दे अलाउ द ग्राउंड वाटर टू बी रिचार्ज्ड विथ द फिल्टर्ड वाटर। और इस तरीके से ग्राउंड वाटर को क्लीन रखने में, ये है ग्राउंड वाटर, इसको क्लीन रखने में वेटलैंड्स का बड़ा योगदान है। सरफेस वाटर को फिल्टर कर करके ये वेटलैंड जो है ग्राउंड वाटर में रिचार्ज करते रहते हैं, और इसी कारण से वेटलैंड्स आर नोन एज किडनीज ऑफ द अर्थ। जैसे किडनीज इन आवर बॉडी इट फिल्टर्स द इम्प्यूरिटीज, वैसे ही द wetlands they filter the impurities, and that is why they are known as kidneys of the earth। वेटलैंड के डिग्रेडेशन से कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। मेनली ग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, उसके अलावा इकोसिस्टम डैमेजेस बढ़ने लगेंगे। तीसरा, जो बायोडाइवर्सिटी है, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी और उससे एसोसिएटेड टेरिस्टेरियल बायोडाइवर्सिटी सब डैमेज होने लगेंगे। तो वेटलैंड डिग्रेडेशन इज ए मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। असम के अंदर अगर देखा जाए तो वेटलैंड डिग्रेडेशन लगातार होता जा रहा है। पीछे इसके कारण है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ह्यूमन इंक्रोचमेंट इन द वेटलैंड एरियाज, प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड ऑल। तो असम के अंदर वेटलैंड्स को रिवाइव करने के लिए असम सरकार एक इनिशिएटिव लेकर के आई है, वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम इन असम, जिसके अंतर्गत असम के अंदर 129 वेटलैंड्स विल बी रिवाइव। ओवरऑल 3800 हेक्टेयर एरिया के जो वेटलैंड्स, इनको रिवाइव किया जाएगा ताकि फिशिंग और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज दैट आर एसोसिएटेड विद सच वेटलैंड्स वुड गेट अ सपोर्ट। ये जो वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम है, ये 796 करोड़ इसका बजटरी एलोकेशन। इट विल बी मेनली सपोर्टेड बाय या एडेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 129 वेटलैंड्स को रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी, उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी बाय रिस्टोरिंग द लिंक्स टू देयर पेरेंट वाटर बॉडी। जो रिवर है या पॉन्ड है, उससे
इन वेटलैंड्स की लिंक जो खो गई है बिकॉज ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड अदर काइंड ऑफ गार्बेज डंपिंग, उसको वापस से रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी अंडर दिस वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। फिशिंग एक्टिविटीज अलाउ की जाएंगी बट इन ए रेगुलेटेड मैनर। इको टूरिज्म यानी कि एनवायरमेंट बेस्ड टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। तो फिशिंग एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए स्लूस गेट्स बनाए जाएंगे। स्लूस गेट्स मतलब वो गेट्स जहां पे मूवेबल बैरियर्स होते हैं बिटवीन टू वाटर बॉडीज। तो वेटलैंड्स को इस स्लूस गेट्स के थ्रू उनको मैनेज किया जाएगा। जब पानी ज्यादा होगा तो स्लूस गेट को बंद कर दिया जाएगा, जब पानी कम होगा तो स्लूस गेट्स को ओपन कर दिया जाएगा। इस तरीके से इंश्योर किया जाएगा कि वेटलैंड्स के अंदर हमेशा ही ठीक ठाक सा पानी बना रहे। स्लूस गेट्स आर मूवेबल बैरियर, इस तरह का आपने देखा होगा। तो इनको रेज किया जा सकता है इन ऑर्डर टू अलाउ फ्लो ऑफ वाटर, इनको लोअर किया जाता है इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ वाटर। तो स्लूस गेट्स विल बी यूज्ड इन ऑर्डर टू एंश्योर कि वेटलैंड्स ऑलवेज रिटेन अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर एंड दे डोंट गो ड्राई, ताकि फिशिंग एक्टिविटीज भी चलती रहे बट इन अ सस्टेनेबल मैनर। Next topic is e-migrate portal and mobile app. This is important from prelims point of view. भारत सरकार ने e-migrate portal and mobile app लॉन्च किया है फॉर सेफ ओवरसीज ट्रैवल ऑफ इंडियन सिटीजन्स, स्पेशली इंडियन लेबरर्स। जो इंडियन वर्कर्स विदेशों में जाकर के काम करते हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ये ई-माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप लाया गया है, जिसकी मदद से वर्कर जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग देशों में जॉब के लिए, ताकि उनको वो डंकी रूट ना लेना पड़े, जो शाहरुख खान की फिल्म में हमने देखा था। इलीगल तरीके से वो माइग्रेट ना करें। साथ ही साथ वंस दे मूव आउट, तो इस ई माइग्रेट पोर्टल एंड मोबाइल ऐप की मदद से उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को भी इंश्योर कराया जाएगा। तो दिस ई माइग्रेट पोर्टल के बारे में प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। एंड दिस ई माइग्रेट पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड इन लाइन विथ सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं, प्रशिक्षित मतलब स्किल्ड होकर के जाएं और सफल जाएं, कैंपेन लेड बाय पीएम मोदी इन 2022। तो जीएस पेपर 2 में जो डायस्पोरा वाला टॉपिक है, वहां पे आप ये कैंपेन का जिक्र कर सकते हैं फॉर इंडियन डायस्पोरा। भारत सरकार ने कैंपेन चलाया। साथ ही साथ कई पासिंग रेफरेंस में आप ई माइग्रेट पोर्टल के बारे में जिक्र कर सकते हैं कि हाउ दिस हैज बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ इंडियन लेबरर्स वर्किंग अब्रॉड और लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क अब्रॉड। पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव से रिलेटेड ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है बिकॉज ऑफ दिस टर्म ऑल। यहाँ पे 16 मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट थे, नॉट ऑल। एक्स और एस बैंड से रिलेटेड पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, तीसरा चौथा गलत है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।